Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we discuss editorials to improve our vocabulary and comprehension skills. And we discuss 1 to 2 editorials every day from Monday to Friday at 10 a.m. Okay, so जैसा आप जानते हो कि बैंकिंग वीडियो कोर्सेज पर डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। आप PM10 कोड यूज़ कर सकते हो और आप अवेल कर सकते हो 10% डिस्काउंट बैंकिंग वीडियो कोर्सेज पे। ये बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं। क्वेश्चंस के जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी इजी से लेके हार्ड लेवल तक के क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं और ये अब अवेलेबल हैं। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए भी परचेज़ कर सकते हैं, तो इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, चलो तो आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू से जो एडिटोरियल है वो है समथिंग गुड। तो ये समथिंग स्पेशल, तो ये इंडिया और फ्रांस के जो रिलेशंस हैं, बायलैटरल रिलेशंस हैं, उसके ऊपर है। तो जैसा आप जानते हो यू हैव टू रीड इट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी डिक्शनरी और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, next. Okay, all right, so let's begin. Celebrating 25 years of the India-France strategic partnership was at the top of the agenda during Prime Minister Narendra Modi's two-day visit to France and his meetings with French President Emmanuel Macron last week, which ended with a number of agreements and a slew of defense deals. तो 25 ईयर्स हो चुके हैं इंडिया और फ्रांस की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के। अलग अलग टाइप के जो टाइटल्स हैं वो दिए जाते हैं। दो कंट्रीज़, एक उनमें से एक टाइटल है कि दो कंट्रीज़ जब डिसाइड करती हैं ठीक है हम एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं, यानी कि हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। तो फ्रांस और इंडिया के स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो विज़िट थी, टू डे विज़िट फ्रांस की, तो उसके टॉप पे ये इसका सेलिब्रेशन जो था वो इम्पॉर्टेंट था। अच्छा, एजेंडा क्या होता है जब भी कोई मीटिंग होती है, ऑफिशियल मीटिंग्स, चाहे वो किसी कंपनी में मीटिंग्स हों, चाहे या फिर डिप्लोमेट्स की मीटिंग हो अलग अलग कंट्रीज़ के, तो हमेशा एक एजेंडा सेट होता है कि किन चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस होंगे। तो वो जो आइटम्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन होना है, जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी मेंशन होते हैं, तो उसे हम एजेंडा कहते हैं कि किन चीज़ों पर बातचीत होगी। तो जो एजेंडा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो टू डे विज़िट था, उसमें सबसे ऊपर था कि 25 ईयर्स हो चुके हैं फ्रांस और इंडिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के, उसे सेलिब्रेट करना। तो विच एंडेड विद अ नंबर ऑफ एग्रीमेंट्स। तो जब मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की, तो वहाँ पर एक स्ल्यू ऑफ, ये हम ऑलरेडी 2 to 3 टाइम्स हम कवर कर चुके हैं। स्ल्यू ऑफ मीन्स अ नंबर ऑफ, जब बहुत सारे चीज़ों की हम बात करते तो हम कह सकते हैं अ स्ल्यू ऑफ डिफेंस डील्स। तो कई डिफेंस डील्स हुई इनके बाद, मीटिंग के बाद। मिस्टर मोदी's visit just months before Mr. Macron is in Delhi for the G20 summit was a special one, as he was invited to be the chief guest at the Bastille Day parade. It saw Indian tri-service participation and was the second time that an Indian Prime Minister has been extended the invitation. Manmohan Singh was the first in 2009. तो ये मिस्टर मोदी की जो विज़िट थी ये कुछ महीने पहले हो रही है। मिस्टर मैक्रॉन की दिल्ली विज़िट होगी G20 के लिए, ठीक है। तो आप सबको पता है G20 समिट होगी सितंबर के अराउंड, तो उससे कुछ महीने पहले ही जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विज़िट है फ्रांस की, तो ये इम्पॉर्टेंट है, वो स्पेशल है। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट किया गया था एज अ चीफ गेस्ट एट बेस्टाइल डे परेड। तो जैसे इंडिया में रिपब्लिक डे परेड होती है, वैसे ही फ्रांस में उसी तरह से बेस्टाइल डे परेड होती है। तो उसमें, उस परेड में इंडिया का ट्राई सर्विस पार्टिसिपेशन भी हुआ था, यानी ट्राई सर्विस आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। तो तीनों जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं उनमें से कंटिजेंट्स जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस परेड में। एंड वॉज द सेकेंड टाइम, और ये दूसरी बार था जब किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है इस इवेंट के लिए। तो एक्सटेंड द इन्विटेशन मतलब कि इनवाइट किया गया है। तो पहले किसे बुलाया गया था? मनमोहन सिंह को बुलाया गया था 2009 में।
चीफ अमंग द एग्रीमेंट्स वॉज द स्ट्रैटेजिक रोड मैप फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो जो सबसे चीफ क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट्स में से था वो था कि अगले 25 साल तक, नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए जो रोड मैप, जो प्लान होगा आगे वो क्या होगा, और उसको नाम दिया गया होराइजन 2047, which includes cooperation in defense, space, nuclear energy, climate change and green transitions। तो इन सेक्टर्स के अंदर कोऑपरेट करेंगे दोनों कंट्रीज़, ठीक है। ग्रीन ट्रांजिशन होता है चेंज, तो ग्रीन ट्रांजिशन मतलब कि फॉसिल फ्यूल्स से ट्रांजिशन करना ग्रीन एनर्जी की, यानी जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उन पर, ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन भी, और पीपल टू पीपल जो टाइज हैं, पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट, जो रिलेशंस होते हैं, उनके ऊपर भी कोऑपरेट किया जाएगा। अनदर रोड मैप वॉज रिलीज्ड ऑन हाउ टू कोऑपरेट फर्दर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इसके अलावा एक और रोड मैप, तो ये रोड मैप क्या कि फ्यूचर में के लिए आप प्लान बनाते हो तो उसको रोड मैप भी कहते हैं। तो कैसे इंडो पैसिफिक जो रीजन है, इंडिया से लेके पैसिफिक ओशियन के बीच में, जहाँ पर काफ़ी सारे एशियन कंट्रीज़ हैं और जो पैसिफिक ओशियन में जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो भी इंक्लूडेड है। तो इस रीजन में कैसे दोनों कंट्रीज़ कोऑपरेट करेंगी, तो विच इंक्लूड्स मिलिट्री एंड नेवल एक्सचेंजेस एंड अ ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड टू हेल्प कंट्रीज इन द रीजन। तो उसके लिए क्या क्या किया जाएगा कोऑपरेट करने के लिए इस रीजन में? एक तो मिलिट्री और नेवल एक्सचेंजेस, यानी कि जो दोनों कंट्रीज़ की मिलिट्रीज़ हैं, जो नेवीज़ हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करेंगे, अलग अलग जो वॉर गेम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड होगा। एक होता है बायलेटरल, यानी कि जिसमें 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं, ट्राइलेटरल जिसमें 3, ठीक है, ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल, तो और मल्टीलेटरल यानी जिसमें बहुत सारे पार्टीज़ इन्वॉल्व हों। तो ट्राइलेटरल यानी जिसमें 3 कंट्रीज़ या पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी। तो एक फ़ंड बनाया जाएगा ताकि जो कंट्रीज़ हैं पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन में, उनकी हेल्प की जा सके। देयर वर ऑल्सो द डिसीजंस इन प्रिंसिपल टू बाय 26 मोर राफेल फाइटर जेट्स ऑफ द शेल्फ। और इस बार एक और जो है डिसीजन लिया गया कि 26 और फाइटर जेट्स, राफेल फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे ऑफ द शेल्फ पे से डायरेक्टली ख़रीदना, ठीक है। अगर आप कहीं सुपरमार्केट जाते हो और वहाँ पर से आप सीधा कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हो, तो आपने सीधा वो शेल्फ से उठा लिया, ऑलरेडी वहाँ पे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट था, रेडी था, आपने बस उसको परचेज़ कर लिया। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप अपने ऑर्डर पे स्पेशली बनवाते हो कुछ, तो ऑफ द शेल्फ का मतलब आपने स्पेशली ऑर्डर पे नहीं बनवाया, ऑलरेडी जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट था वो आपने परचेज़ कर लिया। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी जो जिस स्पेसिफिकेशन में वो प्लेन्स बनाए जाते हैं उसी स्पेसिफिकेशंस में परचेज़ किए जा रहे हैं दिस टाइम फॉर द इंडियन नेवी। और जो राफेल एम जो फाइटर जेट्स हैं वो इंडियन नेवी के लिए परचेज़ किए जा रहे हैं। 3 मोर स्कॉर्पियन सबमरीन्स, ठीक है, 3 और सबमरीन्स इन कॉन्टिन्यूशन टू द परचेजेस ऑफ 2008। तो 2008 में भी स्कॉर्पियन सबमरीन्स परचेज़ की गई थी फ्रांस से, तो उसी में ही आगे बढ़ते हुए 3 और सबमरीन्स परचेज़ की जा रही हैं। एंड एन एग्रीमेंट बिटवीन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड सेफ्रॉन फॉर हेलीकॉप्टर इंजन्स। तो इन दोनों कंपनीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट, ताकि ये दोनों कंपनीज़ मिलके हेलीकॉप्टर इंजन्स डेवलप करेंगी, बनाएंगी। In the broader picture, the France-India strategic relationship is built on a respect for each other's strategic autonomy। तो यहाँ पर अगर हम ब्रॉडर पिक्चर, यानी अगर हम इन कुछ सेक्टर्स से हट के हम ब्रॉडर पिक्चर देखें, जहाँ पे हम और भी हर तरह के जो इंटरैक्शंस या इंटरचेंजेस हो रहे हैं, दोनों कंट्रीज़ के बीच में इंटरैक्शंस हो रहे हैं, तो अगर उसमें देखें तो जो ये स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है दोनों कंट्रीज़ की, ये किस पे बेस्ड है? ये है रिस्पेक्ट पे बेस्ड, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, कि दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करती हैं। अब स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या होता है? पहले ऑटोनॉमी होता है इंडिपेंडेंस, ठीक है, अपने डिसीजंस खुद लेना। स्ट्रैटेजिक यानी कि इस सेंस में स्ट्रैटेजिक का मतलब है जो कंट्री के इंटरेस्ट में हो, बेस्ट इंटरेस्ट में हो। तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी अगर कोई कंट्री अपनी कंट्री के लिए कोई डिसीजंस लेती है खुद, ठीक है, किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होती, तो उसे कहा जाएगा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। ओके, वैसे अगर हम स्ट्रैटेजिक का मीनिंग देखें तो वो उसका मतलब होता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तो बिज़नेस में भी आप स्ट्रैटेजिक, जैसे कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो सकता है बिज़नेस में भी। कंट्रीज़ के सेंस में मेनली वो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, मिलिट्री से रिलेटेड हो सकता है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक, तो फ्रांस हैज़ रिमेन्ड स्टेडफास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। स्टेडफास्ट होता है कोई पर्सन अपने जो
जिस चीज़ को फॉलो कर रहा है उसको फर्मली स्ट्रांगली फॉलो करता जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ्रांस जो है वो स्टेड फास्ट रहा है, यानी कि वो इंडिया के जो इंटरनल अफेयर्स है उस पर कॉमेंट नहीं करता, मना करता है उस पर कॉमेंट करने से, और इस चीज़ को वो फर्मली फॉलो करता है फ्रांस। तो पहले भी वो फ्रांस ने इंडिया के इंटरनल मैटर्स पे कमेंट नहीं किया था और अब भी नहीं करता, और ना ही इंटरनल मैटर्स पे और ना ही फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस पे। While France has taken a leading role in the Western pushback to Russia's war in Ukraine, it has not joined other Western countries in publicly exhorting India to change its stand. हालांकि while तो कंट्रास्ट, ये इसमें दो क्लॉजेस है, कंट्रास्टिंग क्लॉजेस इस सेंटेंस में। हालांकि फ्रांस ने लीडिंग रोल लिया है, लीडिंग जो मेन रोल लिया है किस में, जो वेस्टर्न पुशबैक है रशिया के वॉर के अगेंस्ट, यानी जो कंट्रीज़ जो है रशिया की इस वॉर का विरोध कर रहे हैं, यूक्रेन वॉर का, तो उसमें फ्रांस ने लीडिंग पोजीशन ली है, यानी कि सबसे आगे फ्रांस रहा है, सबसे आगे वाली जो कंट्रीज़ रही हैं उनमें। लेकिन फिर भी फ्रांस ने बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ मिलके इंडिया को जो है अपनी पोजीशन बदलने के लिए फोर्स नहीं किया। ठीक है, बाकी कंट्रीज़ ने एग्जॉर्ट किया है। जब आप एग्जॉर्ट करते हो किसी को, आप स्ट्रांगली किसी को रिक्वेस्ट करते हो, आप स्ट्रांगली कहते हो कि आपको अपनी पोजीशन बदलनी चाहिए, आपको अपना ओपिनियन चेंज करना चाहिए, तो फ्रांस ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पुशबैक होता है जब कोई भी चेंज आता है और उस चेंज के विरोध में कोई कुछ करता है तो उसको पुशबैक कहा जाएगा। जैसे अगर कोई नया टैक्स आता है, ठीक है, और एक ग्रुप ऑफ जो बिजनेसेस हैं वो कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो इसके अगेंस्ट हैं, ठीक है, तो कहा जाएगा कि वो पुश बैक कर रहे हैं, यानी कि वो नहीं चाहते कि ये चेंज आए। तो यहाँ पर पुशबैक, वेस्टर्न पुशबैक का मतलब था कि रशिया ने यूक्रेन में वॉर स्टार्ट की थी तो उसके अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, और उनमें सबसे आगे जो कंट्रीज़ थी उनमें फ्रांस था जो रशिया की वॉर के अगेंस्ट थे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट है, इन 1974 एंड इन 1998 फ्रांस डिड नॉट जॉइन द वेस्टर्न पुश टू सैंक्शन इंडिया। इसके अलावा 1974 में भी और 1998 में भी जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था इंडिया ने, तो उस टाइम पे भी फ्रांस ने बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ मिलके जो है इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए थे। यानी बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने तो इंडिया पे सैंक्शंस लगा दिए थे, प्रतिबंध लगा दिए थे, यानी कि इंडिया की जो ट्रेड है उसके ऊपर लिमिट्स लगा दिए थे, और कि बाकी कंट्रीज़ जो है इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगी, प्रोडक्ट्स जो है इंडिया से इंपोर्ट नहीं करेंगी, और बाकी इसी टाइप के मेजर्स। लेकिन फ्रांस ने बाकी कंट्रीज़ को ज्वाइन नहीं किया था तब भी। ठीक है, उसके अलावा इट इवन स्टेप्ड इन विद यूरेनियम सप्लाइज टू पावर दी तारापुर रिएक्टर्स। एक तो उसने सैंक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बल्कि उसने फ्रांस ने जो है यूरेनियम प्रोवाइड किया था तारापुर रिएक्टर को चलाने के लिए। तो यहाँ पर स्टेप इन का मतलब क्या होता है, अगर आप इन्वॉल्व होते हो किसी सिचुएशन, किसी की हेल्प करने के लिए आप इन्वॉल्व होते हो किसी सिचुएशन में, तो कहा जाता है कि आप स्टेप इन कर रहे हो, ठीक है, किसी की मदद कर रहे हो। तो फ्रांस ने हेल्प की थी, यूरेनियम प्रोवाइड किया था तारापुर रिएक्टर के लिए। Mr. Modi's visit was also at around the same time that the European Parliament decided to adopt a resolution criticizing his government for the violence in Manipur and alleged violations of human rights and freedom of religion issues. Yet none of these issues was discussed or brought up. तो इसी के साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने भी, यूरोपियन पार्लियामेंट ने भी एक रेजोल्यूशन एक ऑफिशियल एक स्टेटमेंट होती है। तो अब यहाँ पर रेजोल्यूशन का एक तो कैमरे का रेजोल्यूशन होता है, दैट्स डिफरेंट, ठीक है, एक रेजोल्यूशन होता है डिटर्मिनेशन, ठीक है, वो भी डिफरेंट है। एक और मीनिंग होता है रेजोल्यूशन का कि एक जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दी जाती है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं इनके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो रेजोल्यूशन के अगर ये तीनों मीनिंग्स आपको पता है और अगर 3 सेंटेंसेस आते हैं अलग अलग सेम वर्ड के डिफरेंट यूजेस आ रहे हैं, तो आप फिर आइडेंटिफाई कर पाओगे कहाँ पे करेक्ट यूज़ हो रहा है और कहाँ पे नहीं, ठीक है। और ये सब कैसे पता चलेगा कि कौन से वर्ड्स आपको कवर करने हैं, हम साथ साथ जैसे मैं बताता जाऊँगा कि रेजोल्यूशन है इनके, जिसके जो अब आपको इसके जो तीनों मीनिंग्स मैंने अभी बताए, उन तीनों मीनिंग्स के साथ आपको एक एक सेंटेंस फॉर्म करना है, ठीक है। ऐसे ही याद होगा, और याद मतलब मन में रहेगा आपके, ठीक है। एक बार आप सेंटेंसेस बना लोगे, एग्ज़ाम टाइम में रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। एक बार वीकली जब रिवाइज़ करते हैं तो ये चीज़ें याद रह जाएंगी कि रेजोल्यूशन का ये भी मीनिंग था, ये भी था और ये भी था, ठीक
ठीक है। तो ये आपको करना है, और ये आप कमेंट सेक्शन में भी जो सेंटेंसेस बनाते हो वो आप वहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ठीक है। तो अब उसने जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया था जो यूरोपियन पार्लियामेंट ने, और कहा था, एलिज्ड किया था। एलिज्ड मतलब कि आप कुछ चीज़ क्लेम कर रहे हो लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने क्लेम किया था कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं या फ्रीडम ऑफ रिलीजन इश्यूज़ हैं, ठीक है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं दिया, सिर्फ ये एलिज किया है। ओके, येट लेकिन फिर भी जो है, जो फ्रांस और जो इंडिया की जो, जैसे जब प्राइम मिनिस्टर की जो वहाँ पर विजिट थी, तो उस टाइम पे ये सब इश्यूज जो है वो नहीं डिस्कस किए गए। और इंडिया टू मेड नो मेंशन ऑफ द वायलेंस इन फ्रांस आफ्टर द किलिंग ऑफ अ टीनेजर बिलोंगिंग टू द अल्जीरियन इमिग्रेंट कम्युनिटी। तो इंडिया ने भी कोई मेंशन नहीं किया फ्रांस में रिसेंटली वायलेंस हुई थी, जब एक अल्जीरियन टीनेजर को शूट कर दिया था एक पुलिसमैन ने। तो इंडिया ने भी उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया। जैसे अभी हमने पहले देखा, जो इंटरनल मैटर्स हैं तो उसमें दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती हैं, तो उसी का ही एक एग्जांपल है। फर्दर कब हम यूज़ करते हैं, जब हम जो पॉइंट अभी डिस्कस किया है, जो बात अभी कही गई है, उसी को ही सपोर्ट करते हुए कोई आप स्टेटमेंट कहते हो या उसी को ही आगे एक्सपैंड करते हो, तब हम फर्दर यूज़ करते हैं। तो फर्दर, नाइदर कंट्री हैज़ एनी डिज़ायर टू पुल दी अदर इनटू अ कोलिशन। तो दोनों, नाइदर मतलब दोनों में से किसी की भी कोई डिज़ायर नहीं है, इच्छा नहीं है कि इंडिया जो है चाहे कि फ्रांस को अपने एक ग्रुप में इंक्लूड कर ले, फ्रांस जो है इंडिया को अपने किसी ग्रुपिंग में इंक्लूड करना चाहता हो, तो ऐसी किसी की भी डिज़ायर नहीं है, ठीक है, अलायंस या ग्रुपिंग में। ओके, द अदर इज़ पार्ट ऑफ, तो द अदर इज़ पार्ट ऑफ मतलब, जैसे अभी मैंने कहा, इंडिया अगर किसी ग्रुप का पार्ट है तो इंडिया नहीं फोर्स करता फ्रांस को उसको ज्वाइन करने के लिए, और फ्रांस अगर किसी ग्रुप का पार्ट है तो फ्रांस इंडिया को पुश नहीं करता उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। एंड बोथ सीम कंटेंट विद द सक्सेस इन फॉर्जिंग द रिलेशनशिप बायलेटरली। और दोनों खुश हैं कि मल्टीलेटरल या किसी ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, बल्कि बायलेटरल जो रिलेशन है, दोनों के आपस में जो रिलेशंस हैं उसमें दोनों कंट्रीज़ कंटेंट हैं। अब आप यहाँ पर कंटेंट की बात करोगे तो कंटेंट क्या होता है बताओ। एक तो होता है कि जो कंटेंट, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स आप बुक में देखते हो कि क्या क्या उस बुक में इंक्लूडेड है, ठीक है, वो कंटेंट नहीं है। कंटेंट है सेटिस्फैक्शन, ठीक है। तो दोनों कंट्रीज जो है वो सेटिस्फाइड हैं यहाँ पे कि अपनी बायलेटरल रिलेशनशिप को फोर्ज कर रही हैं, बना रही हैं। फोर्ज वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया है, यानी क्रिएट करना। फोर्जिंग यूज़ होता है जब आयरन से अलग अलग टाइप के टूल्स, अलग अलग टाइप के डिवाइसेस बनाए जाते हैं आयरन से, देखिए मोल्टन आयरन से, तो उस फोर्जिंग प्रोसेस होती है। तो वहीं से वो वर्ड आया है फोर्ज करना, यानी कि क्रिएट करना। ओके, इन दिस एंड मेनी अदर वेज देयर रिलेशनशिप हैज़ प्रूवन इटसेल्फ टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेजर पार्टनरशिप्स दैट इंडिया हैज़ बिल्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अगर इस तरीके से देखें, और बाकी और तरीके से भी कई एग्जांपल्स मेंशन्ड है इस एडिटोरियल में, कि दोनों कंट्रीज़ के जो रिलेशनशिप है इट हैज़ प्रूवन इटसेल्फ टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर मेजर पार्टनरशिप्स, कि दोनों की ये जो रिलेशनशिप है बाकी अलग पार्टनरशिप्स से कुछ हटके है, बिल्कुल अलग है। दैट इंडिया हैज़ बिल्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, जो इंडिया के रिलेशनशिप इंडिया ने बाकी कंट्रीज़ के साथ बनाई है और एक फ्रांस के साथ बनाई है, तो फ्रांस के साथ जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक्सप्लेनिंग बोथ द सिम्बॉलिज्म एंड द सब्सटेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट। तो यही बताता है कि जो सिम्बॉलिज्म था, किसी भी सिंबल को यूज़ करना किसी आइडिया को शो करने के लिए, तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर की विज़िट है वो शो करती है दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इम्पॉर्टेंट रिलेशंस हैं, जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको रिप्रेजेंट करती है, इसलिए यहाँ पर सिम्बॉलिज्म यूज़ किया है। एंड द सब्सटेंस, अब आप कहोगे कि सब्सटेंस तो हमने स्कूल में पढ़ा है साइंस में कि सब्सटेंस क्या होता है, कोई भी चीज़, क्या यहाँ पर वो मीनिंग है सब्सटेंस का? नहीं, सब्सटेंस होता है कि कोई जो ये विज़िट के पीछे क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनकी बात हो रही है, तो सब्सटेंस इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। तो एंड द सब्सटेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं किसी पर्सन में सब्सटेंस है, तो हम मैटर की बात नहीं कर रहे होते, हम कह रहे होते कि उस पर्सन के पास कुछ इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं, ओके, ठीक है। तो
आप सब्सटेंस से भी दो सेंटेंसेस फॉर्म करो, एक तो सब्सटेंस जो आपने स्कूल में साइंस में पढ़ा है, ठीक है, और दूसरा जैसे यहाँ पर यूज़ हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट का जो सब्सटेंस यानी जो इम्पोर्टेंस है। ओके, चलो, तो ये इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो हमने इस एडिटोरियल में देखे। ओके, ठीक, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होती जाएगी। बस रेगुलर रहना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, रेगुलरिटी मेंटेन करके रखनी है। डेली रीड करना है, चाहे आप 15 मिनट्स रीड कर रहे हो, टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 15 मिनट्स आप निकाल सकते हो कुछ रीड करने के लिए, चाहे आप न्यूज़पेपर से रीड करो, मैगजीन से रीड करो या कोई और सोर्स है, पर रीड करने की हैबिट ज़रूर डालनी है, ठीक है। उससे वोकैबुलरी और रीडिंग स्पीड दोनों आपकी इम्प्रूव होंगी। ओके, तो चलो नेक्स्ट एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, वो है यूनियन वर्सेस एआई। तो ये किसके ऊपर है? जैसे आप सब जानते होंगे कि एआई, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें चैट जीपीटी या बार्ड या फिर और एआईज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उनमें क्या हुआ कि जैसे जैसे एआईज़ एडवांस होते जा रहे हैं और ज़्यादा डेवलप होते जा रहे हैं, तो फिर अब जो क्रिएटिव जो राइटिंग करते हैं, जैसे कि मूवीज़ के लिए जो स्क्रिप्ट लिखते हैं या डायलॉग्स लिखते हैं राइटर्स, तो उन्हें ये लग रहा है कि इसकी वजह से उनके काम पर असर पड़ेगा। तो उसी को लेके स्ट्राइक्स चल रही थी हॉलीवुड में, तो उसी के ऊपर ये एडिटोरियल है। तो इसको आप एक बार रीड कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1960 के बाद पहली बार एंड ओनली द सेकेंड टाइम एवर, और आज तक सिर्फ दूसरी बार, यानी 1960 के बाद पहली बार हो रहा है, 1960 से पहले भी एक बार हुआ था, हॉलीवुड्स ऑन स्ट्राइक, जो हॉलीवुड है वो स्ट्राइक पर है। तो आज तक दूसरी बार और 1960 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब हॉलीवुड स्ट्राइक पर है। द स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड हैज़ जॉइंड द राइटर्स गिल्ड to demand better pay, working conditions, and perhaps most significantly protections and security against the rising threat of artificial intelligence in an era of content hungry streaming platforms। तो अब जो स्क्रीन एक्टर्स की जो यूनियन कह सकते हो या फिर जो ग्रुप है वो, तो गिल्ड उन स्क्रीन एक्टर्स का जो ग्रुप है और जो राइटर्स का जो ग्रुप है या यूनियन है, उन्होंने मिलके स्ट्राइक जो है वो की है। और वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि बेटर पे हो, ज़्यादा पेमेंट उनको बेटर मिले, ज़्यादा अच्छी मिले, अच्छी वर्किंग कंडीशंस हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम कह सकते हैं तो वो है प्रोटेक्शंस एंड सिक्योरिटी अगेंस्ट द राइजिंग थ्रेट ऑफ एआई, कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो उनके काम पर असर पड़ सकता है, उनके काम को जो खतरा है, थ्रेट है, तो उसके ऊपर इन एन एरा ऑफ कंटेंट हंग्री स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। और ये सब किस बैकग्राउंड में हो रहा है, जहाँ पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जो है वो कंटेंट हंग्री है। कंटेंट हंग्री क्या, ये रीड करके आपको ये लगता है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है? देखो, किसी को अगर आप कहते हो कंटेंट हंग्री है, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ को लेके हंगर है उसके अंदर, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है, नेगेटिव स्टेटमेंट है कि वो कंटेंट हंग्री है प्लेटफॉर्म्स। वो अपने जो आर्ट है या जो अपने व्यूअर्स हैं या फिर अपने जो एक्टर्स है, वर्कर्स, उन पे फोकस करने के बजाय उनका फोकस सिर्फ कंटेंट को एक्वायर करने पे है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। तो इस एरा में जो राइटर्स हैं और जो आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, उन्होंने स्ट्राइक की है। While it is easy to think of writers and actors in sunny LA and imposing New York as the rich trying to get richer, there is more to films and those who make them। तो हालांकि हम ये आसान है सोचना कि जो राइटर्स और एक्टर्स हैं वो सनी, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है, ओके, LA जहाँ पर हॉलीवुड है, लॉस एंजलिस, तो ये मानना कि जो राइटर्स और एक्टर्स हैं वो तो लॉस एंजलिस में या फिर न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा, वो लोग बहुत रिच होते हैं और वो लॉस एंजलिस में या फिर न्यूयॉर्क में रहते हैं, ठीक है, ये मानना बहुत आसान है। लेकिन इस मूवीज़ में इससे ज़्यादा, यानी कि सिर्फ रिच राइटर्स या एक्टर्स ही सब कुछ नहीं है, देयर इज़ मोर टू फिल्म्स। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मूवीज़ के बारे में। और
उसके मूवीज़ ही नहीं, जो लोग मूवीज़ बनाते हैं उनके बारे में भी इससे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, सिर्फ यही नहीं है कि रिच पीपल हैं वो और वो न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में रहते हैं। ठीक है, अच्छा, इम्पोजिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप कहीं जाते हो और आप देखते हो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो आपको कि इम्पोजिंग जो है बिल्डिंग है। अच्छा, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से मिलते हो जिसकी पर्सनालिटी बहुत ग्रैंड है, ठीक है, बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है वो पर्सन, और आपको लगता है कि ये तो आप कि ये तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, तो आप वहाँ पर कहोगे इम्पोजिंग पर्सनालिटी। अच्छा, इम्पोज करना किसी के ऊपर फोर्स करना होता है, लेकिन जब इम्पोजिंग एज एन एडजेक्टिव यूज़ होता है, यहाँ पर न्यूयॉर्क के लिए यूज़ हुआ है, तो वहाँ पर मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दे, बहुत ज़्यादा हैरान कर दे। ठीक है, इतनी ग्रैंड है कोई चीज़ कि आपको हैरान कर दे, तो न्यूयॉर्क सिटी के लिए यूज़ हुआ है ये एडजेक्टिव। ठीक है, जनरली हम बिल्डिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी की पर्सनैलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इम्पोजिंग। तो सिंपली पुट, the rise of streaming giants has led to a reduction in the amount of work as well as residuals for creative workers। तो हुआ क्या है कि जब जैसे जैसे स्ट्रीमिंग जाइंट्स, जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो हॉलीवुड में काम है वो कम हो गया है। उसके अलावा जो रेसिडुअल्स यानी कि जो रॉयल्टीज़ मिलती थी, जो पेमेंट्स मिलती थी, मूवी जब बना दी जाती है तो उसके बाद मूवी के राइट्स बेचे जाते हैं, चाहे वो डिजिटली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो इंटरनेट पर, चाहे उसके पहले सीडीज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते थे, उसके अलावा चाहे वो थिएटर्स पे हों, तो वहाँ से रॉयल्टीज़ अर्न करते हैं जो क्रिएटर्स होते हैं, तो वो रॉयल्टीज़ भी कम हो गई हैं। ठीक है, लॉन्ग बिफोर जिग इकोनॉमी बिकेम पार्ट ऑफ द जार्गन ऑफ पब्लिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, एक्टर्स, राइटर्स, असिस्टेंट्स एट ऑल मूव फ्रॉम जॉब टू जॉब विद लॉन्ग पीरियड्स ऑफ अनसर्टेनिटी इन बिटवीन। तो अभी एक बात चलती है, जिग इकोनॉमी की बात होती है, मतलब कि ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर आप एक एम्प्लॉय नहीं हो, आप सिर्फ एक कंपनी के लिए आप कुछ टाइम के लिए वर्क करते हो। तो जैसे जो कैब जो कंपनीज़ हैं उसमें जो ड्राइवर्स होते हैं, तो वो भी इस इकोनॉमी का पार्ट हम कहते हैं। या फिर जो डिलीवरी, फूड डिलीवरी जो ऐप्स होती हैं, तो उसमें जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ नहीं होते उस कंपनी के, वो सिर्फ वो कुछ टाइम पीरियड के लिए वर्क करते हैं और वो उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो कब काम करना चाहते हैं, कितना, लेकिन उनको बेनिफिट्स भी नहीं मिलते एम्प्लॉयमेंट के। तो इस टाइप की इकोनॉमी को हम कहते हैं जिग इकोनॉमी, और इट बिकेम पार्ट ऑफ द जार्गन। तो जब ये वर्ड पॉपुलर हुआ था, उससे पहले ही जो है हॉलीवुड के अंदर अनसर्टेनिटी थी काम की, वैसे इससे पहले ही वहाँ पर ये कंडीशंस थी कि राइटर्स और इन सबको ये नहीं पता था कि नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो जार्गन क्या होता है? आप अगर आप जैसे मेडिकल पढ़ रहे हैं तो आप उसकी अलग अलग टर्म्स पढ़ोगे। अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो लॉ की कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, ठीक है, जो जिसने लॉ पढ़ा है वो ही अच्छे से समझ सकता है। ऐसे ही अगर हम बात करें फाइनेंस की, तो उसमें कुछ टर्म्स होती हैं जो फाइनेंस की ही स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, तो उनको वही पर्सन अच्छे से समझ सकता है जिसने फाइनेंस के बारे में पढ़ा है। तो जार्गन होता है किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर कोई बहुत स्पेशलाइज्ड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो जार्गन कहलाते हैं। तो जब अभी पब्लिक जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती हैं, तो उसमें यूज़ होते हैं वर्ड, जैसे कि जिग इकोनॉमी। तो जब ये पॉपुलर हुए थे उससे पहले ही हॉलीवुड में ये वाली कंडीशंस थी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है, जैसे एक्टर्स, राइटर्स, असिस्टेंट्स एट ऑल। तो यहाँ पर एट ऑल जो है वो इंग्लिश का फ्रेज़ नहीं है, लैटिन फ्रेज़ है। लैटिन फ्रेज़ में कभी नहीं पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि इसका मीनिंग बताओ, पर कई बार होता है कि जैसे एटसेट्रा, ठीक है, वो यूज़ होता है, उसका मीनिंग नहीं पूछा जाएगा, पर आपको आइडिया होना चाहिए कि वहाँ पर क्या कहना चाह रहा है जो पैसेज है। तो इसका मतलब होता है एंड अदर्स, ठीक है, एट ऑल मतलब एंड अदर्स। तो जैसे कि यहाँ पर एक्टर्स, राइटर्स, असिस्टेंट्स एंड अदर्स, जिनका नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया, तो ये लोग भी एक जॉब से दूसरी जॉब से शिफ्ट होते रहते थे, ढूंढते रहते थे अनसर्टेनिटी की वजह से। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, ठीक है। तो इट वॉज थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग दैट द टैलेंट दैट मेक्स टिंसरटाउन रन गॉट सम सिक्योरिटी। तो ये क्या हुआ था कि कलेक्टिव बार्गेनिंग, सबने मिलके फिर क्या किया, बार्गेन यानी नेगोशिएट किया, बातचीत की। तो सबने मिलके नेगोशिएट किया और
उसके बाद जाके जो, अच्छा इसका मतलब क्या है, द टैलेंट दैट मेक्स टिंसर टाउन रन, यानी कि जो जो टैलेंटेड पीपल हैं, जो राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, ये लोग, इनकी बात हो रही है। तो द टैलेंट दैट मेक्स टिंसर टाउन रन, यहाँ पे टिंसर टाउन का मतलब है हॉलीवुड। तो जो लोग हॉलीवुड को चलाते हैं, तो जब उन्होंने बहुत ज़्यादा बार्गेन किया मिल के, तब जाके उनको कुछ सिक्योरिटी मिली थी पहले, ठीक है। द फर्स्ट स्ट्राइक इन द 1960s एंड देन द राइटर्स स्ट्राइक इन द 2000s लेड टू इवन बेटर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्या हुआ था, जब स्ट्राइक पहले हुई थी 1960s में और उसके अलावा 2000s में, तो उससे जो है इसके अलावा इन स्ट्राइक्स के बाद बार्गेन हुआ और फिर जो ये आर्टिस्ट हैं इनको बेटर कंडीशंस मिली, बेटर कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, ठीक है, ज़्यादा वो अर्न कर पाए। अच्छा, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, फॉर दोज हु टेल द टॉम क्रूजेस एंड ब्रैड पिट्स व्हाट टू से, राइटर्स की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर राइटर्स लिखने की जगह उन्होंने क्या लिखा कि उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट्स बेटर हो गए, जो लोग एक्टर्स को बताते हैं क्या कहना है, यानी कि राइटर्स, ठीक है, राइटर्स ही तो बताते हैं। तो यहाँ पे टॉम क्रूजेस एंड ब्रैड पिट्स यूज़ किया है, बट इसका मतलब क्या है, एक्टर्स। ऑलराइट, so since the launch of ChatGPT last year, the fear of white collar workers becoming redundant, from writers and editors to photographers, coders and data crunchers, has gone from the realm of speculative fiction to economic planning. अब यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं, ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर में क्या डिफरेंस होता है। ब्लू कॉलर वर्कर्स यानी जो मैनुअल लेबर करते हैं, जैसे कि जो फील्ड में, यानी जैसे एग्रीकल्चर में वर्क करते हैं, फैक्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करते हैं, ठीक है, जो एक्चुअली वहाँ जाके वो वर्क अपने हाथों से करते हैं। ओके, वाइट कॉलर वर्कर्स को आप ये मान सकते हो जैसे जो ऑफिस सेटिंग के अंदर वर्क करते हैं, जिनका मेनली काम होता है प्लानिंग, ठीक है, मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें, तो ये हो जाते हैं वाइट कॉलर वर्कर्स। और ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं जो खुद वो काम एक्चुअली मैनुअली कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कि अब चैट जीपीटी के आने के बाद से ये माना जा रहा है कि जो वाइट कॉलर वर्कर्स हैं, जो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, जो ऑफिस में वर्क करते हैं, उनका काम रिडंडेंट हो जाएगा, यानी कि वो रिडंडेंट होता है जो कोई चीज़ जो अब काम की नहीं रही। तो जब सारा काम चैट जीपीटी कर लेगा तो फिर ये डर है कि वाइट कॉलर वर्कर्स के पास काम नहीं रहेगा करने के लिए। वाइट कॉलर वर्कर्स में राइटर्स हैं, एडिटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, कोडर्स हैं, डेटा क्रंचर्स हैं, इन सब की बात हो रही है, ठीक है। तो अब इस सेंटेंस को कैसे रीड करें, तो सिंस द लॉन्च ऑफ चैट जीपीटी लास्ट ईयर, द फियर ऑफ वाइट कॉलर वर्कर्स बिकमिंग रिडंडेंट हैज़ गॉन फ्रॉम द, तो जो फियर है, फियर के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, फियर के लिए यूज़ हुआ है। द फियर हैज़ गॉन फ्रॉम द रियल्म ऑफ स्पेक्यूलेटिव फिक्शन टू इकोनॉमिक प्लानिंग, कि जो डर था, पहले डर था कि सिर्फ स्पेक्यूलेटिव फिक्शन, कि सिर्फ ये जो सिर्फ फिक्शन, यानी कि स्पेक्यूलेशन पहले देखते हैं। स्पेक्यूलेशन होता है आप सिर्फ अंदाज़ा लगाते हो, आप सिर्फ गेस करते हो, ठीक है। तो आप वो सिर्फ पहले सिर्फ गेस किया जा रहा था कि इससे खतरा होगा काम को, लेकिन अब वो चेंज हो चुका है, अब वो इकोनॉमिक प्लानिंग बन गया, यानी कि माना जा रहा है कि हाँ एआई से इम्पैक्ट पड़ेगा जो वाइट कॉलर वर्कर्स हैं उन पर, तो उसके अगेंस्ट अब क्या एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर काम चल रहा है, ठीक है। रियल्म होता है ये किसी जो कोई किंग है या कोई एम्परर है, उसका जो राज जिस एरिया पे चलता है उसके लिए भी यूज़ हो सकता है, पर यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है एरिया की बात या डोमेन की बात, कि फिक्शन से हटके अब वो प्लानिंग पे शिफ्ट हो गया है, जो डियर है, जो फियर है, ओके। येट हिस्टोरिकली रेगुलेशन हैज़ लैग्ड वोफुली बिहाइंड टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी इस सब के बाद भी कि डर है इस चीज़ का कि जो है एआई की वजह से जो एआई की वजह से जो वाइट कॉलर वर्कर्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये येट हिस्टोरिकली रेगुलेशन हैज़ लैग्ड वोफुली बिहाइंड, लेकिन फिर भी इस डर के बाद भी जो है रेगुलेशन, यानी जो लॉज बनाए जाते हैं अलग अलग चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, वो हमेशा दे हैव ऑलवेज लैग्ड बिहाइंड, यानी वो हमेशा पीछे रहे हैं टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है और जो रूल्स हैं वो उनको बाद में रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। वोफुली मतलब एक्सट्रीमली कह सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा सैडली भी के लिए भी यूज़ हो सकता है वर्ड। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सट्रीमली, यहाँ पर इसका मीनिंग ये सेंस दे रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं जो लॉज हैं टेक्नोलॉजी से।
स्पेशली इन द इंटरनेट एज, खास तौर पे आज की इंटरनेट एज में समटाइम्स कलेक्टिव बार्गेनिंग कैन लीड टू अ कॉम्प्रोमाइज़। कभी कभी होता है, जैसे यहाँ पर कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात हो रही थी कि मिलके जब बार्गेन किया जाता है तो उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, समझौता हो सकता है। और सस्टेनेबल पाथ फॉरवर्ड दैट प्रोटेक्ट्स दोज हु मेक द प्रोडक्ट एज वेल एज दोज हु प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो कई बार कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है दोनों के बीच में कि जो लोग प्रोडक्ट यानी मूवीज़ बनाते हैं और जो लोग उससे प्रॉफिट कमाते हैं, उनके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है अगर कलेक्टिव बार्गेन यानी मिल के बार्गेन किया जाए। ठीक है, तो एक सस्टेनेबल रास्ता निकाला जा सकता है। बट अनदर फेसेट स्टैंड्स आउट फॉर इंडिया। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो एक अलग फेसेट, इंपॉर्टेंट वर्ड फेसेट इज़ व्हाट, इट्स इन एस्पेक्ट कि किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ का कोई ख़ास एस्पेक्ट या कोई ख़ास कैरेक्टरिस्टिक की जब हम बात करते हैं, तो ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया इसका एक ख़ास बात जो है वो अलग हमें दिखाई देती है। स्टैंड आउट मतलब जो चीज़ बाकियों से ज़्यादा आसानी से अलग ही दिखाई देती है जो, ठीक है, वो हो जाती है स्टैंड आउट। तो वो कौन सी चीज़ है? As it watches Hollywood's biggest and richest halt ongoing and future projects in solidarity with their collective colleagues who have far less influence, इंडिया के लिए एक चीज़ बिल्कुल अलग जो है, जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो है कि हॉलीवुड में जो बिगेस्ट और रिचेस्ट हैं, जो चाहे वो प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स हैं, जो बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड राइटर्स हैं या एक्टर्स हैं, जो रिचेस्ट हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने हॉल्ट कर दिया है, रोक दिया है जो अभी ऑनगोइंग यानी अभी जो चल रहे हैं और जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स होंगे उनको रोक दिया गया है। क्यों रोका गया है? इन सॉलिडारिटी विद देयर कलीग्स, कि उन्होंने अपने जो कोवर्कर्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनके साथ जो है उनके साथ उनका सपोर्ट करने के लिए, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए उन्होंने जो अभी चल रहे प्रोजेक्ट्स और जो फ्यूचर में आने वाले उनको रोक दिया है। ठीक है, तो सॉलिडारिटी होता है जब आप किसी के साथ अपना सपोर्ट शो करते हो, तो उसे हम सॉलिडारिटी कहते हैं। स्टार पावर, इट इज़ क्लियर, कैन बी यूज फॉर मोर देन सेलिंग सोप। तो अब यहाँ से एक चीज़ पता चलती है जो इंडिया नोटिस कर रहे हैं हम, जो अलग से ही दिखाई दे रही है बात, वो ये कि स्टार पावर को हम यूज़ कर सकते हैं मोर देन व्हाट, सेलिंग सोप, कोल्ड ड्रिंक्स एंड प्रोपेगेंडा। यानी आमतौर पर स्टार पावर, ये जो मूवी स्टार्स हैं वो यूजुअली प्रोडक्ट्स सेल कर रहे होते हैं या फिर वो किसी प्रोपेगेंडा का पार्ट होते हैं। प्रोपेगेंडा होता है कि एक जो है एक तरह से लोगों को कन्विंस करना अपनी आइडियोलॉजी को या अपने आइडियाज़ को मानने पर। लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा आप कुछ अनट्रुथफुल चीज़ें जो है वो लोगों को बताते हो ताकि लोग आपकी बात मान लें, तो उसे प्रोपेगेंडा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर है कि जो स्टार्स हैं वो इन चीज़ों से ज़्यादा, यानी स्टार पावर को और बेटर चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि हॉलीवुड में जो स्टार्स हैं वो अपने जो कलीग्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनके साथ सॉलिडारिटी, उनके साथ अपना सपोर्ट शो करने के लिए उन्होंने भी काम जो है वो रोक दिया है अभी। ठीक है, यानी वो भी स्ट्राइक पर है। तो ये हमारा एडिटोरियल था द इंडियन एक्सप्रेस से। ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं वो यहाँ पर मेंशन है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़ डू सो। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।